हाँ, प्रवेश द्वार की 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर 6 बजे मुझसे मिले। इससे आपका मित्र आपकी सही स्थिति को निर्धारित कर पाएगा। मतलब आपने ना अपने दोस्त को बुलाया है मिलने के लिए, ठीक है। उसको नहीं पता कहाँ पर आना है, कैसे तुम कह रहे हो कि भाई कहाँ पे आना है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और फिर उसने बोला कि ऐसे करियो, जहां पर भी तू एंटर करेगा ना वहां से 5वीं पंक्ति यानी 5वीं लाइन, ठीक है, 5वीं लाइन, जैसे ये पहली लाइन और दूसरी लाइन, ठीक है, इस तरीके से 5वीं लाइन में जैसे मार्केट है, मार्केट में गलियां जाती है ना, तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 5वीं। तो वो कह रहा है 5वीं पंक्ति की, और जो 7वीं दुकान होगी ना वहां पे आ जाइयो, 7वीं दुकान पे। तो इस तरीके से आगे गली के अंदर जाके और 7वीं दुकान जो होगी वहां पर जाकर मिल जाएंगे। तो इसी ये होता है निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक मतलब उसने आपको ये निर्देश दे दिया कि आपको इस पॉइंट पर, कि अपने दोस्त को कि तुझे ना इस पॉइंट पर मिलना है, तुझे जहां पर भी तू एंटर करेगा मार्केट में, ये एंट्री गेट है, ठीक है, एंटर करेगा वहां से तेरे को जो भी रोज जा रही होंगी ना, यानी हमारे इधर तो जैसे गलियां बोलते हैं, ठीक है, रो, ये पंक्तियां जा रही होंगी ना, तो आपको जो है 5वीं पंक्ति में, ये 5वीं पंक्ति में, ठीक है, 7वीं लाइन में आपको मिलना है, ठीक है। अपने दोस्त को बुला लिया तुमने, तो ये उसको निर्देश दे दिए कि इस पॉइंट पर मिलना है, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 7वीं दुकान पर 6 बजे मुझसे मिले, ठीक है। और आपका दोस्त आ गया मिलने के लिए। अब शतरंज के पटल पर विचार करते हैं। आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य खानों पर अक्षर क से ज तक दोनों ओर दिए गए हैं। ये रे ना, क से ज तक, ठीक है, क से ज तक, क ख ग घ च छ ज, ठीक है, जा तक अंक दिए गए हैं और एक तरफ 1 से 8 तक अंक दिए गए हैं। इस साधारण प्रणाली से खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं और प्रत्येक चाल चिन्हित करते हैं। जहां पर सफेद पक्ष की रानी के, ठीक है, सफेद पक्ष की रानी के सामने वाले प्यादे को 2 चाल आगे चलकर खेल का आरंभ किया गया है। चलो अब आपको चेस बोर्ड दिखाते हैं। चलो हम चेस खेलेंगे अब, ठीक है। चेस बोर्ड में देखते हैं, चेस बोर्ड में आपको क्या समझाया गया है। जब कोई भी खिलाड़ी चेस खेलते हैं ना, तो उनको भी निर्देशांक होते हैं। जैसे ये क ख ग घ ड़, ये ज तक आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। इधर जो प्यादों की लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है। और ये इस तरफ वर्टिकल लाइन में 1 2 3 4 5। अब ये जो प्यादा यहां से चला है ना, यहां से, ठीक है, ये प्यादा जो यहां से चला है, इस पॉइंट से चला है जहां मैं पॉइंट बना रही हूं, ठीक है। ये घ से चलना शुरू हुआ है, ठीक है, घ पंक्ति का, ठीक है, सेकंड रो, ठीक है, सेकंड रो की घ पंक्ति से यहां से चलना शुरू किया है। और इसने 4th रो की, ठीक है, घ पंक्ति में 4th रो में, ये है निर्देशांक, यहां पर चला है, ठीक है। तो ये सेकंड रो की घ पंक्ति से चला है और 4th रो की घ पंक्ति तक चला है, ठीक है, ये जो प्यादा चला है, ठीक है। तो ये था निर्देशांक, ये कहां से कहां तक चला है। अब हम कहें कि भाई ये यहां से वहां तक चला है और सीधा चल गया और इधर से राइट मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया, ठीक है, ऐसे नहीं बताना है हमें। यहां से ये पॉइंट लेना पड़ेगा और इधर से भी हमें कोई सा पॉइंट लेना पड़ेगा, तब हम बताएंगे कि हाँ भाई ये तो घ पंक्ति में जाके और 4th रो में इस जगह पर मिला है, ठीक है। यानी कि इसे हम बोलेंगे घ4 बोलेंगे इसको। कहां पर है ये प्यादा इस वक्त, कहां पर खड़ा है, घ4 पे, ठीक है। और कहां से इसने शुरू किया है, घ2 से। कहां से चलना शुरू किया है, घ2 से चलना शुरू किया है और ये घ4 तक चला है। इसी तरीके से हम ग्लोब पर भी समझते हैं, ग्लोब पर कैसे आपको चलना है और कैसे ग्लोब पर आपको किसी भी प्लेस को समझना है। तो चेस बोर्ड के द्वारा आपने निर्देशांक को समझ लिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निर्देशांक को समझने के बाद आगे क्या है हमारे समझने के लिए, आगे और कौन सी चीज, आइए पता लगाएं। यदि आपको काले पक्ष की ओर से खेलना हो और उसी विधि से प्रत्युत्तर देना हो तो इन्हीं नियमों का उपयोग करते हुए अपनी चाल लिखिए, ठीक है। ये तो आपको गेम खेलने के लिए बोला गया है, आपको जाके घर जाके चेस खेलना है, ठीक है, और अच्छे से खेलना और हमें बताना कैसे आप कौन जीता कौन हारा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
इन दो उदाहरणों में प्रयुक्त प्रणाली को निर्देशांक प्रणाली कहा जाता है। जो मैंने आपको बताया ना कि वो घ2 से और घ4 तक चला, ठीक है, यही है निर्देशांक प्रणाली। कहां से चला था वो? घ4 से, घ2 से, ये 2 है, ठीक है, याद रखना, और घ4 तक चला है, ठीक है, जो प्यादा था शतरंज में, ठीक है, प्यादा यहां से यहां तक चला। ये जो हमने बताया ना कि यहां से, ठीक है, और यहां पर इस पॉइंट पर वो दोस्त मिले हैं, तो यही है निर्देशांक प्रणाली, ठीक है। इसी तरीके से मैप में भी, हम ग्लोब में भी समझेंगे कहां पर ऐसे प्लेस को अंकित किया जाता है, किसी भी प्लेस को, है ना, तो ये होती है निर्देशांक प्रणाली। दो निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ शतरंज के पटल पर वर्ग आकृति को भी ठीक ठीक निर्धारित किया जा सकता है। हम जैसे शतरंज के पटल पर देख रहे हैं ना कि प्यादा कहां से कहां तक चला, इसी तरीके से हम उन दोस्तों को जो कि स्टेशनरी की दुकान पर मिल गए थे 5वीं पंक्ति में जाके, और 7वीं दुकान थी ना, ठीक है, तो वो भी एक निर्देशांक था, वो निर्देशांक प्रणाली थी, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो निर्देशांकों की इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें आप क्या प्रणाली है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है आपका यहाँ पर अक्षांश। अक्षांश क्या होता है? निर्देशांक के बाद हम पढ़ेंगे अक्षांश के बारे में। तो ग्लोब पर अक्षांश किसे कहते हैं, ठीक है। आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की पहचान करना सरल है। आपको पता है उत्तरी ध्रुव क्या होता है? अभी बताया था मैंने। ये मान लो मैंने ये ग्लोब बना दिया आपका, ठीक है। ये है नॉर्थ पोल, ये उत्तरी ध्रुव है, और नीचे ये हो गया साउथ पोल, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। इनकी पहचान करना आपको आसान पड़ेगा क्योंकि ऊपर नॉर्थ पोल है, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ है। आपको मैंने बताया था ना मैप में, इधर ईस्ट होती है, ठीक है, इधर वेस्ट होती है डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर नॉर्थ होती है और नीचे कौन सी होती है? साउथ। तो इसी तरीके से ग्लोब में भी होता है, ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव हमें पता चल गया, ये उत्तरी ध्रुव है, ये नीचे दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। इनकी पहचान करना सरल है। ग्लोब को घुमाइए। अगर हम इस ग्लोब को घुमाते हैं तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु 2 ध्रुव है। ये जो है ध्रुव है, यहाँ जो पॉइंट है ना, ये ठीक है, जहां से हमारी अर्थ जुड़ी हुई है, घूमती रहती है इस तरीके से, है ना, घूमती रहती है यूं यूं करके, सर्कल करके, ठीक है। ये ऊपरी और नीचे जो है ये 2 ध्रुव है, ध्रुव, इन्हें ध्रुव कहते हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स को, ठीक है। तो इनके मध्य में भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त होती है। उस वृत्त को पहचानिए जो इसे चिन्हित करता है, ठीक है। इसके मध्य में एक रेखा है, ये है रेखा, इसे कहेंगे हम विषुवत वृत्त। यहां पर मैं लिख देती हूं, ठीक है। माना कि बहुत अच्छे से नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि पॉइंटर पर इतना हाथ सेट नहीं है, ठीक है, कोशिश करती हूँ पूरा। विषुवत, ये हो गया ता, ठीक है, विषुवत वृत्त, ठीक है। ये जो रेखा है ना, इसे विषुवत वृत्त भी बोलते हैं और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य क्योंकि ये बिल्कुल मध्य में है, हमारी अर्थ के अर्थ के मध्य में है, तो यही भूमध्य रेखा है, यही विषुवत रेखा है, ठीक है। उस वृत्त को पहचानिए जो इसे चिन्हित करता है। तो मैंने आपको बता दिया, आप पहचान लेंगे ना अर्थ में। देखिए मैं थोड़ी सी आगे आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अर्थ में ये थोड़ी सी आगे, ये रही अर्थ। ये जो लाइन है ना आपको यहां से यहां तक दी गई है, ये जो लाइन है यही है भूमध्य रेखा, ठीक है। ये रही, ये चल क्यों नहीं रही है पेंसिल, चल गई। देखिए ये है भूमध्य रेखा, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। अब क्योंकि हमारी अर्थ जो है थोड़ी सी टिल्टेड है, ठीक है, टिल्टेड है, नीचे की ओर झुकी हुई है, इसलिए ये आ गया, ठीक है। देखिए इसमें मैं आपको समझा देती हूँ अक्षांश क्या होती है। ये जो लाइनें हैं ना, ये मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगी आपको। ये जो लाइनें हैं, ये सबसे पहली लाइन, ये बीच की जो लाइन है ना, ये है विषुवत वृत्त रेखा। ये लिखा है यहाँ पर विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा,
ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, सबसे बीच की लाइन है, और ये 0 डिग्री है, इसे 0 डिग्री, ये लिखा है ना यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक है, इसे 0 डिग्री कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर इसी के पैरेलल में ना बहुत सारी लाइनें जा रही है, देखो ये ऊपर, ठीक है, ये जा रही, ये जा रही, मैं आपको बता देती हूँ, ये जा रही, ठीक है, ये जा रही, और ये ऊपर तक 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक जा रही है। ठीक है, नॉर्थ पोल तक जा रही है। ये जो लैटिट्यूड्स है ना, लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश, यहां पर मैं लिख देती हूँ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स ये जो बीच की लाइन है ना, मैं आपको ये मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी, इधर देखो, इसमें देखना ध्यान से, ठीक है, ये मैं अर्थ बना रही हूं, ठीक है, ये बना दिया मैंने अर्थ, ये ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी होती है, ये है नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये है साउथ पोल, ठीक है। अब ये जो बीच की लाइन है ना, ये इसे इक्वेटर यानी विषुवत वृत्त भी बोलते हैं, और इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है, या फिर इसे विषुवत वृत्त भी बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में इसे हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। इसके ना कुछ पैरेलल लाइंस जा रही हैं, ये जो पैरेलल लाइंस होती है ना, ये ही अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, ये जा रही हैं, ठीक है, और ये पूरी नॉर्थ पोल तक जा रही हैं इस तरीके से, और नीचे से ना इसके ऊपर तक जो जाते हैं तो इसकी लंबाई है ना कम होती जाती है। जैसे ये जो बीच वाली है, देखो इसकी लंबाई बहुत होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये बीच में बल्ज है, एकदम फूली हुई है इस तरीके से, ठीक है, बीच में से फूली हुई है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ये जो चौड़ाई है इसकी घटती जा रही है ना, तो इसी तरीके से ये जो सर्कल्स है ना, ये सर्कल्स पीछे भी घूम कर आ रहा है, ये सर्कल, इसकी चौड़ाई भी घटती जा रही है। देखिए यहाँ वाले की और छोटी होगी, ठीक है, इसकी देखे तो इसकी ये देखो छोटी होगी, है ना, इस तरीके से इनकी चौड़ाई जो है घटती जा रही है, और ये नीचे भी है। अब ये नॉर्थ पोल की है, ये सारी लैटिट्यूड्स जो है ये नॉर्थ के हैं, ठीक है, और ये साउथ के लैटिट्यूड्स हैं सारे, ठीक है, इसी तरीके से ये नीचे भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लेटी हुई लाइनें हैं ना, यही है अक्षांश रेखाएं। क्या है? अक्षांश रेखाएं, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये ऊपर से नीचे तक ऐसे ही चलती जा रही हैं, ठीक है, और बीच वाली लाइन को भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे ये साउथ पोल है। चलो अब आगे चलते हैं बुक पे अपनी, ठीक है। और इसमें ये जो लैटिट्यूड्स है ना, ये जो लाइनें जा रही हैं, ठीक है, ये जो लाइनें जा रही हैं ये, एक मिनट, ठीक है, ये जो लाइनें जा रही है ना, ये लैटिट्यूड्स हैं जो कि मैंने अभी आपको पेज पे समझाया ना, ठीक है। और इसमें ये डिग्री है, 0 डिग्री जो है ये भूमध्य रेखा है, उसके बाद ये ऊपर 30 डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 23.5 डिग्री भी है जिस पर कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये डिग्रीज ना ऊपर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 90 तक जा रही है। इसी तरीके से ये 0 के बाद इधर 1 2 3 नीचे ये 30 डिग्री वाली लाइन दिखा रखी है आपको, नीचे 60 है, फिर 90 है, इसी तरीके से ये नीचे तक जा रही है पूरी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी झुकी हुई है, टिल्टेड है, ठीक है, झुकी हुई है, इसलिए आपको नीचे का हिस्सा इसमें कम दिखाया जा रहा है और ऊपर का ज्यादा दिखाया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आ गए हम देशांतर पे। चलो देखते हैं देशांतर क्या होता है, ठीक है। अब कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ग्लोब का अवलोकन कीजिए, जो अभी हमने ग्लोब देखा था, ठीक है। अभी मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताऊंगी, जैसे अभी मैंने अक्षांश बताया था ना। आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं, ठीक है, और दूरी एक समान होगी,
ठीक है, दूरी एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये अर्धवृत्त हैं जो एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव तक जाते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं आपको इसको बताती हूँ देशांतर के बारे में कि देशांतर क्या होता है। रेखाएं मैंने आपको बताई थी, ठीक है, जो लेटी लेटी लाइनें हैं ये लैटिट्यूड्स हैं, यानी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, इंग्लिश में इन्हें लैटिट्यूड्स बोलते हैं। इसी तरीके से ये जो लाइनें हैं ये हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, इस तरीके से ये जो इसमें सबसे छोटी लाइन होगी ना इधर, ठीक है, इसमें ये लाइनें जा रही हैं, इन लाइनों को बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग है तो इसे लॉन्गिट्यूड, इंग्लिश में इसको लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ठीक है, ये मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ठीक है, ये हैं सारी की सारी देशांतर रेखाएं, यानी कि इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड। ठीक है, समझ में आ गया ना देशांतर रेखाएं। तो ये ऊपर से नीचे की ओर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, नीचे की ओर मिलती हैं। जैसे आपको बताया था कि इनकी तो लंबाई ऐसे घटती जाती है अक्षांश रेखाओं की। ठीक है, लेकिन ये जो है लंबी लंबी ये पूरी सीधी चलती हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं। ठीक है, तो ये था देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर क्या होता है बता दिया ये मैंने। इन रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर मेरिडियन, इसमें जो सबसे बीच वाली लाइन है वो देशांतर याम्योत्तर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है इसको। इसे चित्र में आपको मैं दिखा देती हूँ। ये जो फिगर है ना, ये रहा, ये जो फिगर है ना, ये है प्रमुख याम्योत्तर रेखा। ठीक है, बीच में जो रेखा है ये रही, ये प्रमुख याम्योत्तर है। ठीक है, प्रमुख याम्योत्तर रेखा, बीच वाली लाइन जो है ये, जैसे ये थी ना विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, इसी तरीके से ये जो प्रमुख लाइन है ना, एक लाइन प्रमुख है तो इसे प्रमुख याम्योत्तर लाइन कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। आप विज्ञान में यह भी सीखेंगे कि पृथ्वी पर अपनी धुरी पर पृथ्वी कैसे घूमती है। इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए और कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है जो कि पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातःकाल, अन्य स्थानों पर मध्याह्न, शाम या रात्रि है। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है, अन्य देश में मध्याह्न भोजन का समय होता है और किसी तीसरे देश में लोग रात्रि का भोजन कर रहे होते हैं। इसी कारण एक स्थान के देशांतर के माप द्वारा हम उस स्थान के समय को भी मापेंगे। आइए देखें हम ये कैसे पता करते हैं। देखो, इसमें मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। एक दिन ढलती दोपहर में दो मित्र, एक पोरबंदर गुजरात और दूसरा तिनसुकिया असम में बैठे हुए फोन पर बातचीत कर रहे हैं। तिनसुकिया वाला मित्र कहता है कि असम में सूर्यास्त हो गया है और अब अंधेरा है, जबकि पोरबंदर वाला मित्र चकित होकर कहता है, लेकिन यहाँ तो अभी भी दिन का प्रकाश है, बताइए कि ऐसा क्यों है। और कक्षा की एक गतिविधि के रूप में इन दो शहरों के बीच स्थानीय समय के अंतर की गणना कीजिए। पोरबंदर और तिनसुकिया के बीच देशांतर में 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, इस अंतर पर विचार कीजिए और इसके बाद आप उचित मान प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए जरूरत पड़ेगी भारत के मैप की। हम भारत का एक मैप बना लेते हैं। ठीक है, ये मैं भारत का नक्शा बना दिया। ठीक है, तो दो दोस्त हैं, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। एक दोस्त गुजरात में है, पोरबंदर में, ठीक है, और दूसरा दोस्त कहां पर है, असम में बैठा है। तो असम यहां पर है, एक दोस्त यहां असम में बैठा है, एक यहां गुजरात में बैठा है। अब देखो, ये जो असम वाला दोस्त है ना, ये कह रहा है भाई मेरे यहां तो अंधेरा हो गया। ठीक है, ये वाला दोस्त कह रहा है भाई मेरे यहाँ तो अंधेरा हो गया। ठीक है, असम वाला। और गुजरात वाला कह रहा है अच्छा तेरे यहाँ अंधेरा हो गया, मेरे यहाँ तो अभी दिन ही हो रहा है। तो देखो क्या होता है कि हमारी अर्थ जो है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये मैंने हाफ अर्थ बना दी। ठीक है, इस तरफ है पूरब, ठीक है, ये
यानी पूरब, और इस तरफ है पश्चिम। ठीक है, अब हमारी अर्थ क्या होती है ना, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, मतलब यहां से ये यहां तक ऐसे घूमती है, ऐसे करके घूमती है। तो आप देखेंगे, मान लो यहां पर सन है, चलो मैं इसको पूरा ही बना देती हूँ अर्थ को। ठीक है, मान लो यहां पर सन है, ठीक है, सन रेज इसके ऊपर पड़ रही है, अर्थ के ऊपर ये सन की रेज पड़ रही है। ठीक है, अब ये घूमते घूमते यहां पर क्या था, ये हमारा भारत है। ठीक है, इस कॉर्नर पे ये मैंने चौकोर ये पान के शेप का बना दिया हमारा भारत। ठीक है, अब देखो ये जो असम है ना, असम इस कोने पर है, ये जो पॉइंट है, इसको मैं रेड कलर का ले लेती हूं, आपको सही से समझ में आ जाएगा। ये जो इस तरफ है ना, ये असम है इस कॉर्नर पे। ठीक है, और इधर जो है ना इस कॉर्नर पे ये गुजरात है। ठीक है, अब जब अर्थ रोटेट होगी ना, ऐसे करके इधर से ऐसे घूमेगी, ठीक है, इधर से ऐसे घूमकर इस तरफ आएगी, तो जो असम वाला एरिया है ना, ये घूमकर पीछे की ओर चला जाएगा, मतलब अंधेरे वाले साइड चला जाएगा, जहां पर सन की रेज नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो घूमकर वो उधर चला जाएगा, जबकि ये वाला जो इधर का एरिया है ना, पश्चिम वाला, ठीक है, गुजरात वाला एरिया बाद में यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, अंधेरा वहां पर बाद में होगा, क्योंकि ये घूमकर ये इस तरफ से घूमकर ये यूं इधर आएगा, तो ये बाद में पहुंचेगा। असम वाला पहले उस तरफ चला जाएगा, पीछे की ओर, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, जहां पर कि अंधेरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों दोस्त बात कर रहे हैं कि भाई अच्छा, तेरे यहां तो अंधेरा हो गया, मेरे यहां भी उजाला है। ठीक है, गुजरात वाला कह रहा है। तो आपको समझ में आया ना अंधेरे उजाले का क्या इफेक्ट है। जहां पर सूरज की किरणें नहीं पड़ पाती है, वहीं पर अंधेरा हो जाता है, मतलब बैक साइड में, जहां तक सन की रेज यहां तक पड़ेंगी ना, आधे में पड़ेंगी, तो पीछे की ओर जब असम चला जाएगा ना, पीछे की ओर, तो वहां पर अंधेरा हो जाएगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी सी रोशनी जो है गुजरात में अभी भी पड़ रही होगी, क्योंकि गुजरात को घूम के उस तरफ जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। ठीक है, क्योंकि इधर की जो देशांतर लाइन जा रही है ना भारत की, और इधर की जो देशांतर लाइन जा रही है पूरब और पश्चिम की, ठीक है, ये है 68 डिग्री। मैं लगभग में बता रही हूं, क्योंकि आपकी क्लास में अभी ज्यादा हमें नहीं बताना है। ये 68 डिग्री है। ठीक है, और इधर की जो है ये है 97 डिग्री। तो 68 में से 97 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा, लगभग 29 आएगा। ठीक है, 29 आएगा, जिसको हमने राउंडिंग फिगर में कितना ले लिया है, क्योंकि 68 के बाद भी है। ठीक है, 68 के बाद भी है, 97.25, 68 ठीक है समथिंग है, तो इसमें से घटाएंगे तो ये 29 डिग्री आ जाएगा, जिसको हम कितना मानते हैं, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये पूरा मानते हैं। तो ये दो देशांतर के बीच में जा रही है, क्योंकि 15 डिग्री, एक देशांतर के बीच में 15 डिग्री का अंतर है ना। देखो बताया था ना मैंने पिछली आगे पीछे की तरफ, ठीक है, कि इसके बीच में ना, हमारे पूरे भारत के बीच में दो देशांतर लाइन ऐसे 15 डिग्री इधर जा रही है और 15 डिग्री इधर। तो आपको पता चल रहा है कि कितने डिग्री का अंतर हो गया दोनों के बीच में। भारत के ईस्ट से लेकर, ये है ईस्ट से लेकर वेस्ट के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया, पूरे 30 डिग्री का डिफरेंस हो गया। ये 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर। तो जब असम में, इधर अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर असम में सूरज निकलता है ना, उसके 2 घंटे बाद, क्योंकि 15 डिग्री किसके बराबर होता है, 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर। 1 घंटे में हमारी अर्थ 15 डिग्री रोटेट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 घंटे का डिफरेंस होता है। 2 घंटे बाद यहाँ पर क्या होता है, अंधेरा होता है। ठीक है, हालांकि टाइम तो हम पूरा एक जैसा ही मानते हैं। अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ 12 बज रहे हैं, 6 इधर बज रहे हैं तो 6 इधर बज रहे हैं। लेकिन जो दिन और रात का अंतर है ना, 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, यहाँ के लोग 2 घंटे पहले जग जाएंगे, उनको सूरज की रोशनी 2 घंटे पहले दिख जाएगी, और इधर के लोगों को, ये जो गुजरात के लोग हैं, इनको जो है बाद में सन की रेज दिखाई देगी, क्योंकि ऐसे करके अर्थ घूमती है ना, तो असम पहले पहुंच जाता है सन के आगे, सन रेज उस पर पहले पड़ जाती हैं, जबकि पोरबंदर घूमकर अभी आने में टाइम लगता है, तो फिर उसके ऊपर सन रेज पड़ती हैं। तो यहां तक समझ में आया ना, ये दो दोस्त किस तरीके से बात कर रहे थे। और ये 30 डिग्री का डिफरेंस क्या होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, कि हमारी जो भारत के बीच में जो ये तीनों रेखाएं जा रही हैं, देशांतर रेखाएं, ठीक है, इन रेखाओं के बीच में 15-15 डिग्री का गैप है, यानी कि 30 डिग्री का गैप हो गया। ठीक है, जिसके कारण वो दोनों दोस्तों के
समय में अंतर है, ठीक है। और उनके ऊपर जो रोशनी पड़ रही है सनरेज, एक जगह अंधेरा हो रहा है, एक जगह उजाला हो रहा है, ठीक है। इस डिफरेंस के कारण हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इस विधि का पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में उपयोग किया जाता है। किसी भी जगह का स्थानीय समय जो है ना, उसकी गणना, एक तो मैंने ऊपर मानक समय आपको बताया था। मानक समय क्या होता है? जो कि लंदन के ग्रीनविच से लाइन जाती है, वो पूरे वर्ल्ड का मानक समय होता है। मानक पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। लेकिन स्थानीय समय, सभी देशों ने ना अपना स्थानीय समय भी निकाला हुआ है। तो स्थानीय समय की गणना करने में इस विधि का उपयोग किया जाता है, जो अभी मैंने बताया। ये हमारा स्थानीय समय है। लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगी। लेकिन ये हर जगह पर उचित नहीं होगी। जो हमारे भारत में हमने उचित कर रखी है ना, बीच वाली, जो देशांतर बीच से जा रही है ना, बीच से देशांतर जा रही है, ठीक है, वो है 82.5 डिग्री। हमारी जो 82.5 डिग्री पर स्थानीय समय हमारा लिया गया है 82.5, 82.5, 82.5, ठीक है, 82.5 डिग्री, ठीक है। ठीक है, 82.5 डिग्री पर हमारा जो है स्थानीय समय का मान यहाँ पर 82.5 डिग्री देशांतर पर लिया गया है। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले याम्योत्तर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। सभी देश जो है ना, उनके बीच से जो भी उनके देश के बीच से जो भी मानक, जो भी लाइन जा रही है ना, वहां से वो अपना मानक समय निर्धारित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो पता चल गया ना यहां तक, ठीक है। आगे चलते हैं। वाले याम्योत्तर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST, जो अभी आपको मैंने बताया था ना, वो इस वक्त मिट चुका है, ठीक है। तो वो उसे IST कहते हैं, जो कि बीच के देशांतर से जाके गुजरती है ना, जो लाइन हमारे भारत के बीचों बीच से एक लाइन जो गुजरती है, ठीक है, इस तरीके से लाइन गुजरती है, वो क्या होती है? वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हमारे भारत का मानक समय है वो, ठीक है। ग्रीनविच, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम या GMT भी कहा जाता है, ठीक है, पर स्थानीय समय से 5.5 घंटे है। हमारे जो देशांतर है ना, जो कि 82.5 डिग्री पर है, वो कितनी आगे है ग्रीनविच टाइम से? यानी जो लंदन में जो लाइन है ना, प्रधान मानक याम्योत्तर, तो वहां से कितने? 5.5 घंटे आगे है हमारा समय। अगर वहां पर 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ पर कितने बजेंगे? 5.5, क्योंकि मैंने बताया था ना, यहाँ के जो समय आगे के चलते हैं वो प्लस होते जाते हैं, और अगर हम मानक याम्योत्तर से पीछे की ओर चलते हैं तो माइनस हो जाता है समय, ठीक है। उतने घंटे माइनस हो जाता है। 15 डिग्री में 1 घंटा घूमती है तो 1 घंटा माइनस हो जाएगा, ठीक है। डिग्री के हिसाब से ये चेंज हो जाता है समय। तो चलिए आगे चलते हैं। गुजरात और असम में बैठे दो मित्र पुनः चर्चा करते हैं। इस उदाहरण का उपयोग स्थानीय समय और मानक समय के अंतर को स्पष्ट करने के लिए कीजिए। तो जो कि मैंने आपको अभी समझा दिया है, स्थानीय समय क्या होता है। सभी देशों का अपना एक स्थानीय समय होता है, ठीक है, और एक मानक समय होता है जो कि ग्रीनविच टाइम है, वो स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। यह सभी मानक समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं, जो ग्राफ में 15 डिग्री के क्षेत्र चित्र का व्यापक रूप से पालन करते हैं। यदि पृष्ठ 21 पर दिए गए विश्व मानचित्र पर विचार करें, यानी पेज नंबर 21 पर जो वर्ल्ड का मैप दिया गया, अगर हम उस पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतः सीधी नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए है कि इन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बीच में सीमाएं पड़ जाती हैं। आगे मैं दिखाती हूँ अभी आपको चित्र में। मानचित्र में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं को उनका मानक समय प्राप्त करने के लिए GMT में जोड़ें यदि उनका एक धनात्मक चिन्ह है, अथवा घटाएं यदि उनका ऋणात्मक चिन्ह है। चलो चित्र में देखते हैं क्या कह रहे हैं। अभी यहाँ मैंने आपको पढ़ तो दिया, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, इसे मैं चित्र में समझाती हूँ। ये है फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से समझना। देखो
क्या है, इसमें कह रहे हैं कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये रिस्पेक्ट करती हैं, ये इनकी जो बाउंड्रीज है ना, ये जो बाउंड्रीज देशों की जा रही हैं इनके रिस्पेक्ट करती हैं, इसलिए ये सीधी रेखाएं नहीं हैं, ये इन बाउंड्रीज, ये देशों की बाउंड्रीज को इस तरीके से टच करते हुए निकलती हैं। ठीक है, पूरी पूरी सीधी नहीं है। देखो आप कोई सी भी लाइन देख लीजिए, यहाँ से ये इस तरफ को घूम कर जा रही है ना। ठीक है, ये वाली लाइन भी, ये देशांतर रेखाएं हैं, ये सब क्या कर रही हैं, घूम कर जा रही हैं ये। ठीक है, तो ये इसलिए घूम कर जा रही हैं। अब एक चीज और देखो, ये जो एक देशांतर के बीच में 15 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में हमारी अर्थ। ठीक है, तो ये जो है समय क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ये इधर 15 डिग्री घूमी तो +1 हो गया, इधर +2 हो गया, +1 यहाँ दिखाया नहीं, ये रहा +1, ये रहा इधर लिखा है। ठीक है, ये 15 डिग्री घूम गई यानी 1 घंटा घूम गई, तो 1 घंटा आगे हो गया समय, इधर 2 घंटा आगे हो गया यहाँ का समय। यहाँ पर जो देश है वहां पर 2 घंटा समय आगे रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो देश है ये 3 घंटा आगे रहेगा। ठीक है, यूरोप में। ठीक है, यहाँ पर जितने भी देश हैं इनके अपने, ठीक है, तो यहाँ 6 घंटे आगे रहेगा इनका समय। मतलब ये जो प्राइम मेरिडियन, ये जो लाइन है ना, ये बीच में जो 0 डिग्री लाइन है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजर रही है लंदन में। ठीक है, तो इससे इधर के जो एरियाज होंगे उसमें उतने घंटे आगे बढ़ जाएगा, आगे का समय जो है प्लस हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा जो भारत है ना, वो देखो हम भारत के बारे में समझते हैं। देखो ये भारत हमारा बीच में दिया गया, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, इधर तो ये 5.5 घंटे आ गया, ये दिख रहा है ना आपको, 5.5। ठीक है, 5.5 घंटे आ गया हमारा भारत, क्योंकि ये यहां से कितने +1 1 घंटा बढ़ गया, आगे 2 घंटा बढ़ गया। ठीक है, ये रहा 2, 3 घंटा बढ़ गया। ठीक है, इधर 4 ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भारत है 5.5 घंटे आ गया ग्रीनविच से। ठीक है, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो पीछे के एरियाज है, इधर 12 भी है पूरा, क्योंकि ये पूरे आगे तक चल रही हैं। ठीक है, पीछे मतलब अगर हम इसको गोल गोल घुमा दें, क्योंकि ये अर्थ का ना एक फ्लैट सरफेस ले रखा है, अगर हम इसको पीछे तक ग्लोब पर देखेंगे तो ये जो पीछे की लाइन है ना, ये पीछे लाइन जाएगी, ये वाली लाइन पीछे जाएगी 0 डिग्री के बैक में। ठीक है, तो इधर से ऐसे घूमेगा ये, और इधर से ऐसे घूमकर ये ग्लोब बन जाएगा। ठीक है, तो इधर 10 घंटे आ गए, और यहाँ इधर जापान वगैरह के इधर जो देश भी होंगे यहाँ पर 12 घंटे आगे का समय रहेगा। ठीक है, और इधर माइनस होते जाएंगे। ठीक है, जैसे ये 3 है ना, तो 12 में से 3 घटा देंगे। ठीक है, 9 आ जाएगा। इधर का समय कितना आएगा, यहाँ पे 9 बज रहे होंगे। ठीक है, कितने बज रहे होंगे, 9 बज रहे होंगे दिन के, अगर यहाँ ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं। इसी तरीके से माइनस होते जाएंगे, इधर के जितने भी देश है ना, इनके समय को माइनस कर देंगे पीछे के समय को, पीछे के देशों के समय को। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट था। कुछ देशों के मानक समय जीएमटी के संदर्भ को दर्शाते हुए समय क्षेत्र का एक विशेष विश्व मानचित्र, ध्यान रहे कि दर्शाई गई अंतरराष्ट्रीय सीमाएं अनुमानित हैं। ये जो ऊपर सीमाएं मैप में दिखाई गई थी ना, ये अनुमानित हैं, मतलब एकदम सटीक नहीं है। ये जो आपको ये जो रेखाएं दिखाई गई थी ना, ये जो बाउंड्रीज दिखाई गई हैं, ठीक है, देशांतर रेखाएं, ये अनुमानित हैं। ठीक है, सटीक नहीं है। तो चलो आगे देखते हैं। ध्यान रखें भाई, क्या ध्यान रखें तो देखना पड़ेगा और ध्यान भी रखना पड़ेगा। इस स्पष्टीकरण से यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक देश का मानक समय है, यानी कि सभी देशों का अपना मानक समय है। यह हर एक देश में एक जैसा नहीं होता, यानी कि सभी देशों का मानक समय एक जैसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 12 बज रहे हैं, कहीं पे 5 बज रहे हैं, कहीं पे 6 बज रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग समय होगा, ये तो ठीक नहीं है ना। इसलिए रूस, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश एकल समय क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक विशाल है। जैसे कि रूस आपको पता है बहुत बड़ा है रूस। ठीक है, ये रहा रूस, ये रहा पूरा, ये रहा रूस पूरा। ठीक है, ये पूरा रूस, ये है ना, तो इतना बड़ा है। सोचो हमारा भारत, ये रहा जरा सा हमारा भारत, है ना, इसी में 2 देशांतर आ गए हैं, तो इसको अपना अलग से टाइम बनाना पड़ा। तो भाई रूस को क्यों नहीं बनाना पड़ेगा, भारत को अपना अलग स्थानीय समय बनाना पड़ा, तो रूस को। तो रूस में सोचो, रूस में बहुत सारे मानक समय हैं। देखो चलो आगे पढ़ते हैं हम। रूस में 11 मानक समय हैं। देखो बताती हूँ आपको आगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6
समय क्षेत्र और रूस में 11 समय क्षेत्र हैं, जिसका अर्थ यह है कि पूर्व से पश्चिम की ओर रूस में यात्रा करने के लिए स्थानीय समय के साथ समन्वय के लिए आपको अपनी घड़ी को 10 बार पुनर्समायोजित करना पड़ेगा। अगर आप रूस में यात्रा कर रहे हैं ना तो आपको 10 बार अपनी घड़ी सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि रूस में 11 मानक समय हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने हैं, क्योंकि ये भी देखो भारत से बहुत बड़ा है ना, दिख रहा है ना आपको, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर 6 मानक समय हैं, इन्होंने अपने मानक समय। तो वो इसीलिए जैसे अभी मैंने बताया था कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, एक कह रहा है भाई अच्छा यहाँ पे तो दिन हो रहा है, अच्छा तो वो कहेगा कि नहीं भाई यहाँ तो 9 बज रहे हैं, दूसरा कहेगा यहाँ तो 10 बज रहे हैं अभी। तो ये तो ठीक नहीं है ना, ठीक है, कहीं 9 बज रहे हैं कहीं 10 बज रहे हैं। भारत में 2 देशांतर हैं तो अलग अलग टाइम आ जाएंगे ना, 1 घंटे का अंतर 2 घंटे का अंतर आ जाएगा उनमें समय में। तो इसलिए एक ही समय, चाहे वहां पर दिन हो चाहे रात हो, अगर उधर 6 बज रहे हैं असम में तो उधर भी गुजरात में भी 6 ही बजेंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। इसी प्रकार चित्र 1.9 में भारत पर केंद्रित ग्लोब में कुछ जीएमटी के संबंधों में मानक समय को दर्शाता है। ठीक है, चित्र 1.9 में भी दर्शाता है। ग्रीनविच पर स्थिर मुख्य याम्योत्तर जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ग्रीनविच पर स्थित मुख्य याम्योत्तर, जो ग्रीनविच पर है ना स्थित मुख्य याम्योत्तर 0 डिग्री जो है, उसके विपरीत भी एक रेखा दी गई है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, बना के बताती हूँ मैं आपको। ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये 0 डिग्री प्रधान मानक याम्योत्तर, ठीक है, जिससे पूरे देश का वर्ल्ड का टाइम मैनेज किया जाता है। ठीक है, टाइम निकाला जाता है। लेकिन देखो इधर इस तरफ भी हैं, ठीक है, इस तरफ सारी देशांतर पीछे तक जा रही हैं। ठीक है, इस तरफ भी सारी देशांतर पीछे तक जा रही हैं। तो 180 डिग्री इधर है और 180 डिग्री उधर है, तभी तो 160 डिग्री देशांतर है। ठीक है, 180 डिग्री इस तरफ है और 180 डिग्री इस तरफ है, तो ये कितनी हो गई, टोटल 160 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, 160। ठीक है, अब देखो इसके पीछे जहां ये मिल रही होंगी ना दोनों की दोनों रेखाएं, उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि अभी इसमें दिख नहीं रहा। इस 0 डिग्री के बिल्कुल बैक साइड में होगी, पीछे की ओर, ऐसे पीछे की ओर। ठीक है, इधर होगी पीछे, एक और इसके पीछे जा रही होगी, जो वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा उसे कहा जाता है। अब देखो तिथि रेखा क्यों कहा जाता है, बताती हूँ आपको। तिथि रेखा क्यों कहा जाता है इसको, जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, +12 और -12, मैंने बताया था ना अभी, इस तरफ को जाएंगे इस तरफ को जाएंगे तो +12 हो जाएगा, मतलब पूर्व की ओर जाएंगे तो +12 और पश्चिम की ओर पीछे की ओर जाएंगे तो -12 हो जाएगा। ठीक है, इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। ठीक है, एक दूसरे को +12 और -12 जो है 180 डिग्री देशांतर पे पीछे की ओर छूते हैं। आप इसे समुद्री जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा अपनी घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना होगा। यदि आप विमान से इस +12 और -12 वाली लाइन को, यदि इस 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को अगर आप पार करते हैं ना, तो आपको अपनी घड़ी में, मतलब टाइम को नहीं, सीधा डेट को ही चेंज करना पड़ेगा, दिन को चेंज करना पड़ेगा आपको। यदि आप पूर्व की ओर से यात्रा करते हुए इसे पार करते हैं तो आप एक दिन में, मान लीजिए सोमवार से रविवार, अगर पूर्व की तरफ से कर रहे हैं तो सोमवार से आपको रविवार पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और मतलब घटाएंगे, यदि आप पश्चिम की ओर से इसे पार करते हैं तो आपको एक दिन रविवार से सोमवार जोड़ेंगे। हमने कहा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है, लेकिन यह कुछ देशों में एक दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है। कुछ देशों में ये 180 डिग्री जो है देशांतर से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है। ठीक है, एक दिन का विभाजन से बचने के लिए। तो देखो बता देती हूँ मैं आपको, जो पीछे की लाइन है ना, ये पीछे की है, 0 डिग्री नहीं है, ये है पीछे वाली लाइन है। अगर इसको आप पार करेंगे ना, इसको, ठीक है, अगर आप पूर्व की तरफ से जा रहे हैं जहाज से, समुद्र में होके जहाज से जा रहे हैं, तो ये जो 180 डिग्री है ना, +12 -12 जहां पर जुड़ रहे हैं, 180 डिग्री देशांतर जो है, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर पूर्व की ओर से जा रहे हैं तो आपको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
घटाना पड़ेगा। अगर सोमवार है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, रविवार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रविवार। ठीक है, ठीक है, रविवार करना पड़ेगा। और अगर आप पश्चिम की ओर से जा रहे हो, ये रहा पश्चिम इधर, अगर आप इधर की ओर से पीछे जा रहे हो और अगर आपको ये 180 डिग्री लाइन बीच में पड़ गई, ये वाली, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वाली लाइन आपकी पड़ गई बीच में 180 डिग्री वाली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक दिन प्लस करना पड़ेगा। अगर रविवार है ना तो आपको सोमवार करना पड़ेगा, सोमवार है तो मंगलवार करना पड़ेगा, मतलब रविवार है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोमवार एक दिन प्लस करना पड़ेगा। अगर आप इधर से जा रहे हो तो ये मैं खाली सोम लिख देती हूँ, सोम माने सोमवार, समझ जाना। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। ठीक है, इधर से जाओगे इस तरफ से तो आपको माइनस करना पड़ेगा, और इधर से जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पश्चिम की ओर से प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, पश्चिम की ओर से जाओगे तो प्लस करना पड़ेगा। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, वीडियो को पूरी देखना, थोड़ा सा रह गया है बस। ये सब आपको मैंने समझा दिया, ये टाइम का भी समझा दिया मैंने आपको, ये बढ़ रहा है वही टाइम है। ठीक है, ये 0 डिग्री इधर दिखा रखी है इन्होंने, 0 डिग्री ये रही, तो इसके पीछे इधर होगी, ये +12 दिख रहा है ना, इस तरफ क्या है, 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, तिथि रेखा, जिसमें हम प्लस और माइनस करते हैं। अगर हम तिथि रेखा को पार करते हैं तो पूर्व की ओर से करते हैं तो घटाएंगे, और पश्चिम की ओर से करेंगे तो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे एक दिन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, चलो भाई आगे बढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा, मानचित्र पृथ्वी के क्षेत्र, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, को दर्शाने के लिए एक अत्यधिक उपयोगी साधन है। मानचित्र चाहे वो छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो, ये बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, मानचित्रों के मुख्य घटक, दूरी, दिशा, प्रतीक, जो कि मैंने आपको बता दिया है ना, दिशा, डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, और फिर नॉर्थ ईस्ट होती है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, और वेस्ट, ठीक है, वेस्ट साउथ होती है, और इधर नॉर्थ वेस्ट होती है। ठीक है, ये सारी दिशाएं जो होंगी ये भी हमने पढ़ी हैं। प्रतीक, प्रतीक आपको बताया था, अगर कोई पुलिस स्टेशन है तो PS लिखा हुआ होगा। ठीक है, पुलिस स्टेशन है तो PS लिखा हुआ होगा, है ना। वाटर बॉडीज है तो कोई ब्लू कलर होगा, और अगर पेड़ पौधे हैं तो ग्रीन कलर के छोटे छोटे पेड़ पौधे, तो ये प्रतीक होते हैं, प्रतीक। ठीक है, कोई मंदिर है तो, और कोई चर्च है तो आपको ऐसे प्लस बना हुआ दिखाई देगा इस तरीके से, है ना। ये सब प्रतीक थे ना, मानक प्रतीक, तो ये चिन्ह होते हैं। ठीक है, ये किसके चिन्ह होते हैं, ये सब मानचित्र के होते हैं। और मानचित्र की ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दूरी, डिस्टेंस बताया था ना, डिस्टेंस की 500, हम 1 सेंटीमीटर 500 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये दूरी के घटक है। ठीक है, दिशा मैंने आपको बता ही दिया है, प्रतीक भी आपको बता दिया है। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की एक स्थिति है, जिसको अक्षांशों और देशांतरों के एक ग्रिड बता दिया ही मैंने। अक्षांश और देशांतर पर इस तरीके से ग्रिड बनते हैं, जाल बनते हैं। ठीक है, जिस पर हम किसी भी जगह की स्थिति को लोकेट करते हैं कि भाई कौन सी जगह जो है देशांतर पर कौन सी डिग्री पर है और अक्षांश पर कौन सी डिग्री पर है। ठीक है, ये अक्षांशीय रेखाएं हैं और ये देशांतरीय, इन पर कौन सी डिग्री पर, अगर हमारा दिल्ली है तो कौन सी अक्षांश रेखा और कौन सी देशांतर रेखा आपस में मिलकर दिल्ली पर लोकेट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली भूमध्य रेखा के समानांतर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव तक काल्पनिक रेखाओं की सहायता से सही से परिभाषित किया जा सकता है, जो कि मैंने बता दिया। पूर्व से पश्चिम की ओर या ये जो जा रही हैं ये अक्षांश रेखाएं, ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो देशांतर रेखाएं, ये आपस में मिलकर क्या करती हैं, किसी भी स्थान को परिभाषित करती हैं कि हम कहाँ पर पहुंच रहे हैं। इनकी सहायता से हम उस स्थान के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा स्थान कहां पर लोकेट हो रहा है, उसकी स्थिति का बिल्कुल सही और सटीक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देशांतर से समय निर्धारित किया जाता है। देशांतर से क्या किया जाता है भाई, समय निर्धारित किया जाता है, और समय क्षेत्र को भी परिभाषित किया जाता है। तो बता दिया, देशांतर से इधर को जाते हैं तो 1 घंटा 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, पश्चिम की ओर, इधर को और यहाँ माइनस होता है, इधर माइनस होता है। ठीक है,
क्या होता है, माइनस होता है। इस तरफ जाते हैं तो 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटा बनता है, और क्या होता है, पश्चिम की ओर माइनस होता है। ठीक है, माइनस, समय क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में। कितने देर में, 1 घंटे में, 1 घंटे में। ठीक है, और अगर पूर्व की ओर जाते हैं, पूर्व की ओर, जैसे कि हमारा भारत ईस्ट में, पूर्व की ओर जाते हैं तो प्लस हो जाता है टाइम, 5.5 घंटे आगे है हमारा भारत। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य याम्योत्तर के विपरीत लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर अवस्थित है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अभी हमने पढ़ी है, जो कि 180 डिग्री है, 0 डिग्री के बिल्कुल बैक साइड पर होती है। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में 1 दिन का परिवर्तन होता है। बता दिया मैंने, पश्चिम से जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और पूर्व से जाते हैं तो हम माइनस करते हैं 1 दिन। ठीक है, अभी अभी पढ़ा है, याद रखना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो ये आपका आज का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। पूरी वीडियो आप बने रहे, उसके लिए थैंक यू। और आज आपने जो सीखा है इसको आप जरूर रिवाइज करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले उसमें। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट मिला हो, या आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, लेसन 2 एसएसटी का, क्लास 6 का, उसमें मिलते हैं। बाय बाय। इसमें क्या है, यहाँ पर ये सन है, ये क्या है, ये बहुत दूर है। सन वैसे छोटा नहीं है, सन ग्लोब से, सॉरी, हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर छोटा इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये बहुत दूर है। ठीक है, और इतना, ठीक है, मैंने ये गलत जगह बना दिया, 1 मिनट, इसको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो आप देखो, सन की जब रोशनी पड़ेगी ना अर्थ पर, तो ये इस तरीके से पड़ेगी। अब आप ये देखो, सबसे ज्यादा रोशनी इसकी किधर पड़ रही है, सबसे ज्यादा रोशनी इसकी भूमध्य रेखा पर पड़ती है। ठीक है, यहीं पर इसलिए सबसे ज्यादा गर्मी होती है, भूमध्य रेखा पर, ये जो लाइन मैंने बनाई है। ठीक है, क्योंकि इसका जो बीच का पार्ट है ये, तभी तो सबसे ज्यादा, जिस पर सिधाई में रोशनी पड़ेगी उसी पर तो सबसे ज्यादा गर्माई देगा ये। ठीक है, सबसे ज्यादा हीटिंग देगा। तो यहाँ बीच के जितने भी, साउथ अफ्रीका हो गया, हमारा भारत भी आता है यहाँ पर, ठीक है, अमेरिका भी आता है, तो इन पर बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका हो गया, है ना। और देखो, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, इन पर बहुत ही कम गर्मी पड़ती है। अब इसमें एक चीज बता रखी है, इसमें बता रखा है कि जब भी एक तरफ सन के तरफ, जिस अर्थ का जो साइड सन की ओर रहेगा ना, ये हमारा सन है, सन की ओर मान लो अर्थ का ये हाफ पार्ट है यहां तक। ठीक है, ये प्रधान मध्याह्न रेखा है, ये प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, तो अर्थ का जो ये हाफ पार्ट है ना, ये हाफ पार्ट पर यहां से जो रोशनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ के लोगों के लिए तो क्या रहेगा, दिन रहेगा। लेकिन जो पीछे के लोग होंगे ना, पीछे जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स होंगे, जितने भी हमारे महाद्वीप होंगे, और वहां पर जितने भी देश होंगे ना, उसमें क्या होगा, अंधेरा रहेगा, यानी कि रात रहेगी, क्योंकि इसकी रोशनी केवल आधी पृथ्वी तक ही रहेगी। और यहाँ के लोग जग रहे होंगे, अपनी एक्टिविटीज, ड्यूटी जा रहे होंगे, कोई नाश्ता कर रहा होगा, मान लो कहीं सुबह हो रही है, ठीक है, और कहीं पर दोपहर के 2 बज गए हैं, ठीक है, जिसके बिल्कुल सामने होगा वहां एकदम सुबह हो रही है, कहीं पर दोपहर के 2 बज गए हैं। लेकिन पीछे के लोग क्या कर रहे होंगे, वो अभी यहाँ पर सो ही रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर अमेरिका है तो वहां पर, यहाँ भारत के लोग जग गए, अपनी एक्टिविटीज में लगे हैं। ठीक है, यहाँ अमेरिका है, ठीक है, लंदन, ब्रिटेन, तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, उनकी अभी आधी रात हो रही होगी। तो मतलब हाफ पार्ट में क्या रहता है, क्या रहती है, दिन रहता है, और आधी पार्ट में पृथ्वी के क्या रहता है, रात रहती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ग्लोब पर उसकी रोशनी डालिए, जिसे आप सूर्य मानेंगे कि यह सूर्य है जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातःकाल है। अगर हम अर्थ को घुमाएंगे ना, जैसे जैसे देखो, एरियाज जो होंगे, पीछे के कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप जो होंगे ना, वो इधर आते जाएंगे, और सूरज की रोशनी, ये जो रात हो रही है ना जहां पर, ये क्योंकि अर्थ पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है, ऐसे गोल गोल। ठीक है, तो जो यहाँ के एरिया, मान लो यहाँ पर अमेरिका है, घूमकर इस तरफ आ गया है अमेरिका। ठीक है, अब वो घूम के जब इधर आएगा, इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर उनका दिन हो जाएगा। और इधर मान लो हमारा भारत है,
ठीक है, ये हमारा भारत है। वैसे हमारा भारत इधर दिखाते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ ये अभी अर्थ घूम रही है तो इस तरफ हमारा भारत है। अब ये घूमकर अपनी जगह पर यहाँ पीछे की तरफ नॉर्थ ईस्ट में आ गया है। ठीक है, और अमेरिका कहाँ पर आ गया है, इधर आ गया है। तो यहाँ पर दिन हो गया और हमारे भारत में यहाँ रात हो गई। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ दिन हो गया, अमेरिका में रात हो गई। ठीक है, अब इसी तरीके से भारत यहाँ आ गया तो भारत में दिन हो गया, इधर अमेरिका पीछे चला गया तो यहाँ रात हो गई उसमें। ठीक है, तो ऐसी तरीके से अर्थ घूमती रहती है और सभी जगह दिन और रात बदलते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया। ये रहा, अन्य स्थानों पर मध्याह्न, शाम या रात्रि होती है। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है, अन्य देश में दोपहर का खाना हो रहा होता है। मध्याह्न माने दोपहर। ठीक है, किसी तीसरे देश में लोग रात्रि का भोजन कर रहे होते हैं, गहरी नींद ले रहे होते हैं। एक स्थान के देशांतर के माप द्वारा हम उस स्थान के समय को भी मापेंगे। ठीक है, अब हम आगे समय मापना बताएंगे आपको, कैसे समय को मापा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख याम्योत्तर कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। जो प्रमुख याम्योत्तर रेखा है ना, जो अभी मैंने बताई थी, बीच में जो एक लाइन थी, प्रमुख याम्योत्तर रेखा। ठीक है, कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। उसे परिभाषित करना बहुत ही जरूरी है, उसके बिना आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, इसे ग्रीनविच याम्योत्तर भी कहते हैं, क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनविच से गुजरने वाली याम्योत्तर प्रमुख याम्योत्तर के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में भी अंकित किया जाता है। कुछ देशों ने ना एक चीज सोची, कहीं पे रात होगा, कहीं पे दिन होगा। इससे क्या होगा, लोग भ्रमित रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। अरे भाई यहाँ तो रात हो रही है, अरे भाई यहाँ तो दिन हो रहा है। मतलब बताने का कोई उनको पॉइंट नहीं मिल रहा है, बताने का कोई तरीका ही नहीं मिल रहा है कि भाई क्या हो रहा है, दिन में कौन सा समय हो रहा है। समय जैसी कोई चीज ही नहीं थी। तो ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है ना, जो ये मैंने बना रखी है प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, जो कि ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा बनाई गई है, ये कहां से गुजरती है? ये यूरोप में, इधर यूरोप है, ठीक है, यूरोप में इधर लंदन है। ठीक है, यूरोप के लंदन के एक शहर है, शहर का नाम है ग्रीनविच। क्या है? ग्रीनविच। ठीक है, ये है ग्रीनविच। ग्रीनविच एक शहर का नाम है, तो ग्रीनविच से ये लाइन खींची गई है। ठीक है, कुछ देशों ने मिलकर ये तय किया कि भाई टाइम का भी तो कुछ हिसाब होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ का इंसान और यहाँ का इंसान भी बोल सके हाँ इस दिन के अभी ये बज रहे हैं। मतलब टाइम जैसी चीज भी कुछ होनी चाहिए। उनके दिमाग में आया टाइम जैसी कुछ चीज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, एक प्रधान मध्याह्न रेखा खींची और बोला कि यहाँ से जो भी आगे की ओर और पीछे की ओर जाएंगे ना, तो टाइम निर्धारित किया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि क्या नाम है, यहाँ तो अभी सो रहे हैं, यहाँ जग रहे हैं, रात हो रही है, दिन हो रहा है। नहीं भाई, दिन के 12 बज रहे हैं इस वक्त। क्या हो रहा है? दिन के 12 बज रहे हैं। ठीक है, रात के 12 बज रहे हैं। तो टाइम का कुछ ना कुछ इस तरीके से उन्होंने निकाला। ये ग्रीनविच लिखा है। ठीक है, थोड़ा हो गया है क्योंकि मैंने रेड पेन भी इस पे चला दिया है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे हो गया। तो इसे प्रमुख याम्योत्तर रेखा कहा जाता है, जो अभी मैंने आपको बना के बताई। और वहीं से टाइम का निर्धारण ग्रीनविच, इसे ग्रीनविच, क्योंकि ग्रीनविच शहर से जा रही है तो इसे ग्रीनविच याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। वर्ष 1884 में सभी देशों ने, कुछ देशों ने, इंग्लैंड के आसपास के यूरोप में, ठीक है, इंग्लैंड ने, अमेरिका ने मिलकर इस लाइन को बनाया। ठीक है, और यहां से गुजरने वाली याम्योत्तर प्रमुख याम्योत्तर के लिए यह अंतरराष्ट्रीय मानक मानी जाती है। ये पूरे विश्व के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा मानी जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन और क्या नाम है, ये क्या करते हैं, 2 घड़ियां बांधते हैं। एक अपने भारत की बांधते हैं, ठीक है, और एक पूरे विश्व की, वर्ल्ड में जो टाइम दिखाया जा रहा होता है ना, एक उसकी बांधते हैं। ठीक है, वैसे बहुत लोग हैं जो 2 घड़ियां बांधते हैं। तो एक इंटरनेशनल, आपको पता है हमारा जो है भारत का अलग मानक समय रेखा है। ठीक है, भारत ने भी अपनी एक समय रेखा बना रखी है। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, आगे आएगा। इसे देशांतर के रूप में भी, तो इसे 0 डिग्री देशांतर बोला जाता है। मानक याम्योत्तर जो ग्रीनविच से निकलती है ना, उसे 0 डिग्री क्या बोलते हैं, ये रहा 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री माना जाता है। यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा की दूरी की माप है,
ठीक है। उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख याम्योत्तर से दूरी की माप है। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है, देशांतरों को भी डिग्री में मापा जाता है। ठीक है। और अगर आप ध्रुवों के किसी भी और ध्रुवों की तरफ जाते हो, ठीक है, ऊपर की ओर जाते हो, तो जिस भी अक्षांश की तरफ भूमध्य रेखा की तरफ आप ऐसे ऐसे चलोगे ना, यही तो होती है भूमध्य रेखाएं। ठीक है। तो उस प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख याम्योत्तर से भी आपकी दूरी की मापी जाएगी। ठीक है। अभी बताते हैं इसके बारे में भी। पश्चिम हो या पूर्व, इसका मान 0 डिग्री और 100 डिग्री 80 डिग्री तक बढ़ता है तथा इसमें पश्चिम के लिए पश्चिम तथा पूर्व के लिए पूर्व वर्गों को जोड़ा जाता है। उदाहरणतया पूर्णार्क का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पश्चिम है, जबकि दिल्ली का 77 डिग्री पूर्व और टोक्यो का 140 डिग्री पूर्व है। देखिए, मैं इसको आपको यहीं पे बता देती हूँ क्योंकि उस फिगर में तो काफी कुछ मैंने लिख दिया है। ठीक है। तो अगर आप, ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है। इसमें अगर आप ध्रुवों की ओर जाते हो, इधर की ओर, ये ध्रुव, ये अक्षांश रेखाएं हैं, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होंगी, ध्यान रखना, तो समझ जाना। ठीक है। ठीक है। ये ध्रुव है। अगर आप ध्रुवों की ओर जाओगे ना, यहां से नीचे से ये चलते जा रहे हो, अब चलते जा रहे हो, ये ध्रुवों की ओर चल गए। ठीक है। ये नीचे की ओर चल रहे हो, ध्रुवों की ओर चल गए। ठीक है। आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं। ठीक है। ये भूमध्य रेखा है। ठीक है। भूमध्य रेखा के साथ साथ आप ऐसे ऐसे ऊपर को चलते जा रहे हो, ये सारी भूमध्य रेखाएं आती जा रही हैं। ठीक है। तो देशांतर प्रमुख याम्योत्तर से दूरी की माप है। तो देशांतर जो प्रमुख याम्योत्तर है ना, ये देशांतर रेखा जो है बिल्कुल बीच में है। ठीक है। इससे भी आपकी दूरी की माप है। चलिए देखें, ये पैराग्राफ मैं आपको ठीक से समझा देती हूँ। यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं, जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी की माप है, उसी प्रकार भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख याम्योत्तर से दूरी की माप है। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है। पश्चिम हो या पूर्व, इसका मान 0 से 180 डिग्री बढ़ता है। ठीक है। देखो, मैं आपको पेज पर दिखाती हूँ इसके बारे। ठीक है। प्रधान मानक याम्योत्तर। ठीक है। यह है प्रधान मानक याम्योत्तर रेखा। ठीक है। ये जो रेखा है ना, अगर हम, जैसे आप भूमध्य रेखा, ये बीच की लाइन जो है ये भूमध्य रेखा है। ठीक है। ये कौन सी लाइन है? भूमध्य रेखा। अगर आप भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जैसे जैसे चलेंगे ना, इसी तरीके से जैसे आप यहाँ नॉर्थ की ओर चल रहे हैं, इधर साउथ की ओर, इधर नीचे की ओर चलेंगे तो क्या होगा? ये साउथ आ जाएंगे आप। ठीक है। इसी तरीके से ये जो प्रधान मानक याम्योत्तर रेखा है ना, ये जो रेखा है, ठीक है, इससे भी दूरी की माप है। ये जो आप इधर को चलेंगे ना, तो आप किधर को आ जाएंगे? वेस्ट में आ जाएंगे, यानी कि पश्चिम में आ जाएंगे। ठीक है। और इधर चलेंगे आप, ठीक है, अपने राइट साइड में। ठीक है। तो इधर आप ईस्ट में आ जाएंगे, यानी पूर्व में आ जाएंगे। जैसे ये उत्तर है, ठीक है, ये दक्षिण है। ठीक है। पूर्व और पश्चिम। तो जैसे ये भूमध्य रेखा है ना, ये भूमध्य रेखा, अगर हम इससे ऐसे करते करते ऊपर की ओर चलते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर चलते जाते हैं, तो दूरी की माप है ना, भूमध्य रेखा से दूर जा रहे हैं कि हम यहाँ पर 30 डिग्री जा रहे हैं, यहाँ पर 60 डिग्री जा रहे हैं और यहाँ पर 90 डिग्री जा रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम इसकी भी माप है। ये जो देशांतर है ना, ये 0 डिग्री याम्योत्तर है, इसे 0 डिग्री याम्योत्तर बोला जाता है। याम्योत्तर। ठीक है। प्राइम मेरिडियन, इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन। ठीक है। प्राइम मेरिडियन लाइन बोला जाता है। ठीक है। इसी तरीके से ये 0 डिग्री है ना, 0 के बाद इसकी भी डिग्रियां हैं, ये आगे बढ़ रही हैं, 0 1 2 3। ठीक है। 60 90 30 70। ठीक है। ये इस तरीके से। ठीक है। ये 180 इधर है, 180, टोटल ये 360 लाइनें हैं। ठीक है। 360 लाइंस हैं। तो आपको समझ में आया? जैसे अगर हम यहां से चलते हैं भूमध्य रेखा से,
भूमध्य रेखा से चलते हैं। अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखाएं नॉर्थ में जाएंगे या फिर साउथ में जाएंगे। अक्षांश रेखाओं के पैरेलल जब हम जाएंगे, ये अक्षांश रेखा है ना, इनके अगर हम पैरेलल जाएंगे तो हम ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ में जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ये रही पैरेलल लाइन है, ये नीचे भी जा रही है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम साउथ में जा रहे हैं। इसी तरीके से हम प्रधान मानक यामी उत्तर रेखा के जब हम ईस्ट और वेस्ट में जाएंगे ना, इधर को जाएंगे हम, ठीक है, इधर को जाएंगे, किसी भी शहर में जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं हम ईस्ट में जा रहे हैं, यानी पूर्व में जा रहे हैं। और अगर हम पीछे की ओर चल रहे हैं, किसी शहर को पीछे दिखा रहे हैं, पीछे डिनोट कर रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, पश्चिम की ओर जा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया ना ठीक से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो मानक यामी उत्तर रेखा, प्रधान मानक यामी उत्तर रेखा के जो इधर पैरेलल जा रही है ना ये लाइनें, ठीक है, तो ये तो पश्चिम और पूर्व से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, और इनको जो अक्षांश रेखाओं के पैरेलल जा रही हैं उन्हें उत्तर और दक्षिण से डिनोट करते हैं। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए आगे चलें अब, चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा बता दिया मैंने, ठीक है, कि ये 0 से 180 डिग्री तक होती है, जैसे पूरी 360 होती है ना, इस तरफ भी पूरी, मैं यहाँ पे भी, चलो भाई और यहाँ पे भी बता देती हूँ, एक चीज रह गई है जो, ठीक है, तो ये इधर, ये इस हाफ पार्ट में भी 180 है, ठीक है, और इस हाफ पार्ट में भी 180 है। ये जो लॉन्ग वाली लाइन है ना, ये जो देशांतर लाइन है, ये देशांतर है, ठीक है, तो इधर भी 180 है और इधर भी 180 है, ठीक है। अब देखो न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पश्चिम है, तो ये जो देशांतर लाइन है, लंबी लंबी लाइनें जो देशांतर है, तो अगर न्यूयॉर्क है ना, इधर अमेरिका में न्यूयॉर्क है, तो वो 74 डिग्री पर है, ठीक है, तो वो कहां पर है, 74 डिग्री, ठीक है, पश्चिम में है, ठीक है, 74 डिग्री पश्चिम में है। और जबकि दिल्ली का किधर है, दिल्ली का 77 डिग्री इधर कहीं होगा भारत में, यहाँ पर भारत को यहाँ दिखाया जाता है ग्लोब पर, ठीक है, तो इधर कहीं दिल्ली है, तो वो 77 डिग्री पर है, ठीक है, इधर की लाइनों पे, तो वो 77 डिग्री कहां पर है, पूर्व, क्योंकि ये आधे पार्ट को इसमें पूर्व बताया गया है, ये इधर का आधा जो है वो पूर्व है, यानी कि ईस्ट है, ये लिख दिया ये मैंने, और ये जो इस लाइन के इस तरफ का पार्ट है वो क्या है, वो वेस्ट है, यानी कि पश्चिम है। तो समझ में आ गया ना आपको, इधर दिल्ली है, टोक्यो है, तो टोक्यो इधर जापान में ना, यहाँ पर है पॉइंट 1 टोक्यो, ठीक है, जापान में, ठीक है, तो ये है 140 डिग्री, क्योंकि ये 180 डिग्री तक होती है ना, तो ये 140 डिग्री पर है टोक्यो, ठीक है। चलो यहां तक आपको समझ में आ गया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक साथ के 2 निर्देशांक होते हैं। अक्षांश और देशांतर जब मिल जाते हैं ना, तो ये एक निर्देशांक बना देते हैं। जैसे हमने चेस में सीखा था, चेस में क्या सीखा था कि इधर 1 2 3 लाइनें थी और नीचे क ख ग घ ड़ ज लाइनें थी, ठीक है, तो क ख घ लाइन में हम यहाँ पर कौन से चौथे जो प्यादा था ना, वो दूसरे से चौथे पे पहुंच गया था, तो एक निर्देशांक बन गया था कि हाँ भाई एक प्यादा जो है घ 2 से चला है और घ 4 पर जाकर खड़ा हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से अक्षांश और देशांतर भी 2 निर्देशांक बनाते हैं। जैसे कि जब कोई भी 2 लाइनें ऐसे करके मिल जाएंगी आपस में, ठीक है, इस लाइन से कोई लाइन मिल जाएगी, तो ये भी तो एक निर्देशांक हो जाएगा ना, कि हाँ भाई यहाँ से ये ए लाइन जो है इधर की A5 लाइन से मिल रही है, तो ये हो गया, ये पॉइंट A5 हो गया, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये A5 हो गया, मान लो ये A है, ठीक है, और ये है 5। वैसे तो ये डिग्री में है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूं कि ये ए लाइन है, इसके बाद बी लाइन है, सी लाइन है, डी लाइन है, ठीक है, और इधर है 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है, हम उसे क्या कहेंगे, वो कहाँ खड़ा है, वो है A5 पे खड़ा है, A और इधर से 5, A5 पर खड़ा है। तो इसे क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट है ना, इसे ही निर्देशांक कहते हैं। ये जो पॉइंट मैंने दिखाया है ना, ये पॉइंट, ये इसे ही निर्देशांक कहते हैं, ठीक है।
तो चलो आगे चलते हैं। इसके साथ साथ आप अब पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम हैं। अगर आप पता लगा लेंगे, अब आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये जो लाइनें जा रही हैं, जहां पर भी ये लाइनें मिलती हैं तो यानी कि वहीं पर हम किसी शहर को बताते हैं कि हाँ ये शहर इस डिग्री पर है, ये शहर यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे पता लगाने में हम सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि दिल्ली 29 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77 यानी 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो आप भली भांति समझ सकते हैं कि हाँ भाई उत्तर में, यानी कि ये जो हाफ पार्ट है ना ऊपर को जो हाफ पार्ट है ये उत्तर है। तो दिल्ली जो है 29 डिग्री इधर से, ठीक है, ये अक्षांश में 29 डिग्री और देशांतर, इधर देशांतर ऊपर लिखे गए होंगे। ठीक है, ये 77 डिग्री पे है। तो यहाँ पर हाँ भाई यहाँ पर दिल्ली हो गया, ये 29 डिग्री पे है और देशांतर में जो है वो 77 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ये ईस्ट है, इधर का आधा पार्ट ईस्ट है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्थ है। ठीक है, अक्षांश वाला जो है नॉर्थ है और जो देशांतर वाला है वो ईस्ट है। ठीक है, इसीलिए तो हमारा भारत कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में है ना, क्योंकि ऊपर के पार्ट में है हमारा। पृथ्वी को अगर हम 4 भागों में बांट दें तो हमारा जो है नॉर्थ वाले पार्ट में तो है, लेकिन ईस्ट में है, वेस्ट वाले में नहीं है। ठीक है, समझे? ये देखो, अर्थ को अगर हम 4 भागों में बांट दें तो ये तो देखो ऊपर का नॉर्थ हो गया, ये ऊपर का हिस्सा नॉर्थ हो गया, है ना, ये साउथ हो गया। ठीक है, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो भारत है ना वो इस तरफ है, ये जो मैं बना रही हूं। ठीक है, इस तरफ है। ठीक है, तो इस तरफ है तो ये एक तो नॉर्थ में है, यहां लिख दिया नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ पोल इधर है ना, तो ये हाफ पार्ट नॉर्थ है, ये नॉर्थ में है हमारा भारत। और दूसरा कहां पर है, ये ईस्ट, इस आधे ईस्ट वाले पार्ट में, ये जो आधा भाग मैंने वो कर दिया ना, ब्लैक कर दिया, इसमें है। ठीक है, इसमें है। ठीक है, ईस्ट वाले पार्ट में है, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। हमारा भारत नॉर्थ ईस्ट में है। तो दिल्ली भी कहाँ होगी, दिल्ली भी देखो अक्षांश में कौन से लैटिट्यूड्स पे, कौन से अक्षांश पर है दिल्ली, 29 डिग्री उत्तर पे है। ठीक है, और देशांतर, कौन से देशांतर पे है भाई, हमारी दिल्ली 77 डिग्री, दिल्ली में ही रहते हैं ना आप लोग। ठीक है, 77 डिग्री पर है। तो अपना अक्षांश आपको पता चल गया ना, कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर पे है। तो आप याद रखना अब अपनी दिल्ली का अक्षांश और देशांतर रेखा। ठीक है, यद्यपि यह डिग्री अनुमानित रूप से पूर्ण है किंतु सटीक नहीं है, मतलब पूरा तो है लेकिन हो सकता है 29 डिग्री के आगे भी पॉइंट में समथिंग कुछ रहा हो, 3, 4, 5, तो ये एकदम पूरा सटीक नहीं कह सकते हम इसको। पर हाँ, ये राउंडिंग फिगर में 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हमारी दिल्ली है ना, पूरा सटीक नहीं है पर है। ठीक है, नीली रेखाएं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के याम्योत्तर को दर्शाती हैं। यह सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती हैं। ये जो सारी ग्रिड, आपको पता है ना ग्रिड कैसे कहते हैं, ये जो सारी रेखाएं आपस में मिल जाती है ना इस तरीके से, ये रही सारी देशांतर। ठीक है, सीधी सीधी जा रही है जबकि ये थोड़ी थोड़ी गोल गोल सी है। ठीक है, ये देशांतर रेखाएं हैं और ये है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, जब ये आपस में मिल जाती है ना, ये एक ग्रिड बना देती है, यानी एक जाल बना देती हैं। ठीक है, तो उसे ही ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, इसे ग्रिड बोलते हैं, जो मैंने जाला बनाया ना, इस तरीके से हमारे ग्लोब पर रेखाएं बहुत सी आपको मिलेंगी। आपके स्कूल में ग्लोब होगा, घर में नहीं है तो स्कूल में होगा। आप कभी अपनी मैडम से मंगाना स्कूल में और उसमें देखना इस तरीके से ग्रिड बना हुआ होगा। ठीक है, ग्लोब पर, जिन्हें ग्रिड रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, समझ में आ गया होगा। कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताना कि यहाँ पर, ठीक है, मैं बेटर करूंगी अपने आप को। आओ पता लगाएं, ये तो चलो बच्चों के लिए है। ठीक है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, तो आगे चलते हैं। इसके आगे कहाँ गया, हाँ ये रहा, ग्रीनविच याम्योत्तर। ये हमें पता है, ये मैंने अभी बहुत बार बता दी, बहुत अच्छे से बता दी। ये जो बीच की येलो खड़ी वाली लाइन है ना, यही ग्रीनविच रेखा है, प्रधान मानक याम्योत्तर रेखा
प्राइम मेरिडियन लाइन इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको 2 भागों में बांट दिया है, जो अभी मैंने आपको सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया है आपको। ठीक है, इसको 2 भागों में बांट दिया, उसी चीज को बार बार बता रहे हैं ये बुक में। ठीक है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, मतलब गोले का ना अर्ध कर दिया। अर्ध माने अर्ध, 2 भागों में बांट दिया है, आधा भाग कर दिया है इसका, 2 टुकड़ों में काट दिया है, तो ये अर्ध हो गया, गोलार्ध हो गया, गोले का अर्ध भाग। ठीक है, तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। समझ में आया ना? ठीक है, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। अगर अब हम इसमें भूमध्य रेखा से, यही तो थी भूमध्य रेखा एकदम बीच में। ठीक है, 0 डिग्री जो कि भूमध्य रेखा थी, ये भी 0 डिग्री थी, यहाँ पर 0 डिग्री प्रधान मानक यामी उत्तर। ठीक है, और भूमध्य रेखा भी 0 डिग्री से, 0 डिग्री ऊपर नॉर्थ, फिर 0 डिग्री से नीचे साउथ। ठीक है, ये 0 डिग्री से ईस्ट में चले गए, फिर 0 डिग्री से वेस्ट में चले गए। तो इस तरीके से हम चलते हैं, है ना। अब ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ऊपर का गोले को आधे भाग में काट दिया, तो ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरीके से ना हमने पृथ्वी को, अपनी अर्थ को ना 4 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, मतलब बांटा तो 2 ही भागों में है, लेकिन हम उसको नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट की उससे डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो, यह चित्र दर्शाता है कि कैसे प्रमुख याम्योत्तर पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में, जबकि भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। आगे चलते हैं, ये वही चीज बताई है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी। ठीक है, कि आधा भाग बताता है आपको। ठीक है, ध्यान रखें, कौन सी चीज है भाई ध्यान रखने की। चलो देखते हैं क्या ध्यान रखना है। वास्तव में ग्रीनविच याम्योत्तर पहली ज्ञात प्रमुख याम्योत्तर रेखा नहीं है। ग्रीनविच लाइन जो है कोई पहली लाइन नहीं है। ठीक है, प्रमुख याम्योत्तर ये पहली लाइन नहीं है। अतीत में अन्य प्रकार के याम्योत्तर भी थे, अतीत में कुछ अन्य प्रकार की याम्योत्तर रेखाएं, और भी उससे पहले बहुतों ने अपनी याम्योत्तर रेखाएं बनाई होंगी इस तरीके की, टाइम वाइम निर्धारित करने के लिए। वास्तव में यूरोप में अनेक शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर रेखा थी। भारत की पहले स्वयं की याम्योत्तर रेखा थी अपनी। ठीक है, बहुत शताब्दी, यूरोप से भी बहुत पहले, मतलब जब यूरोप ने बनाई ना उससे पहले भारत के पास भी थी, जिसे मध्य रेखा कहा जाता था। यह उज्जैनी यानी उज्जैन के मध्य से गुजरती थी। उज्जैन पता है ना एमपी में। ठीक है, वहां के बीच से, एमपी के बीच से गुजरती थी। और उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहां पर खगोल विद्या मतलब वहां से नक्षत्र विज्ञान, ठीक है, ग्रहों के बारे में ये सब पता लगाया जाता था। लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर भी यहाँ रहे और अपना कार्य किया। एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, उनका नाम था वराहमिहिर। क्या नाम था? वराहमिहिर। वो भी उज्जैन में रहे थे। उज्जैनी उसका पुराना नाम था। ठीक है, पुराने नाम, आज का नाम तो उज्जैन है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पुराना नाम क्या था उज्जैन का, तो आप कहेंगे उज्जैनी। तो यहाँ उज्जैनी में ये वराहमिहिर रहते थे। आर्यभट्ट के शिष्य थे ये। ठीक है, आर्यभट्ट के शिष्य वराहमिहिर। तो 1500 वर्ष पूर्व, 1500 साल पहले ये वहां पर रहते थे और ये नक्षत्र मंडल, ग्रहों, ठीक है, अंतरिक्ष, इन सब की खोज ये वहां पर उज्जैन में रहकर वहां पर वो करते थे, खोज करते थे। भारतीय खगोलविद शून्य और प्रमुख याम्योत्तर सहित अक्षांश और देशांतर से परिचित थे। उन्हें पहले से ही पता था भाई, ये लंदन वालों ने तो अब जाके बनाया है, ये उन्होंने पहले ही अक्षांतर और देशांतर के बारे में, हमारे जो वराहमिहिर थे ना, उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था। उज्जैनी याम्योत्तर सभी भारतीय खगोलीय ग्रंथों में गणनाओं के लिए एक प्रमुख संदर्भ बन गया था। मतलब प्रमुख गणनाओं, पूरे देश के जो गणना करनी होती थी ना टाइम की, या फिर जगह की जो गणना करनी होती थी, वो उज्जैन के याम्योत्तर यानी उज्जैन की जो लाइन थी ना 0 डिग्री, उसी से कर लिया जाता था। ठीक है, इस मानचित्र में उज्जैनी याम्योत्तर के निकट के कुछ प्राचीन शहरों को दिखाया गया है। कुछ शहर इसके अत्यधिक निकट हैं, जबकि अन्य कुछ दूरी पर हैं। ऐसा इसलिए कि देशांतर को नापने के लिए यह सही समय रखना आवश्यक है। सही समय रखना आवश्यक है, और यह वर्तमान की तुलना में तब उतना सटीक नहीं था। आज वाला जो है वो ज्यादा सटीक है, माना कि हमारे पास पहले से था, लेकिन जो आज वाला है भाई, समय के साथ तो अपडेटेड चीज तो ज्यादा बेस्ट ही आएंगी ना, है ना। तो आज जो बनाया गया है ना प्रमुख याम्योत्तर, वो ज्यादा बेस्ट है हमारे वाले से। पहले हमारा भी था भारत का अपना,
तो वो जो भारत का अपना था वो प्रधान मानक यामी उत्तर कहाँ से गुजरती थी? देखो ये पूरा नहीं आ रहा है, एक मिनट, इसको पूरा लाते हैं पहले। ये आ गया पूरा चित्र इसका, ठीक है। इसमें देखते हैं भाई उज्जैन कहाँ पर है। उज्जैनी से गुजरती थी ना हमारी रेखा, प्रधान मानक यामी उत्तर। तो ये जो रेखा जा रही है ना, बीच में जो लाइन है डॉट डॉट करके, ठीक है, ये जो लाइन जा रही है ये ही थी, ये जो लाइन जा रही है ना ये थी जो वराहमिहिर द्वारा खोजी गई थी, ठीक है, यामी उत्तर रेखा। तो इसके पास के कुछ शहर दिए गए हैं, ये रोहतक, ठीक है, हरियाणा में, ठीक है, मालवांगरा नगर, और ये दिल्ली भी दिखा रखा है, कुरुक्षेत्र। कुछ तो बिल्कुल इस मानक यामी उत्तर से निकलते हुए ही जा रहे हैं, पुरानी रेखा जो है ये इससे निकलते हुए जा रहे हैं। जैसे उज्जैनी बिल्कुल इससे टच होते हुए जा रहा है, माहिष्मती भी इसी से टच होते हुए जा रहा है, मतलब इन शहरों से होते हुए जा रही थी ये लाइन, ठीक है। लेकिन ये बेंगलुरु थोड़ा सा दूर है, चेन्नई दूर है, कलकत्ता, ये बड़े शहर हैं, ये आज के बड़े शहर हैं, ठीक है। ये बेंगलुरु, चेन्नई, कलकत्ता ये उस समय के शहर हैं। ये जो थोड़े से दूर है, कुरुक्षेत्र दूर है, मालवांगरा नगर, ठीक है। बस ये दो हैं जो इससे होकर सटीक बिल्कुल होते हुए लाइन से होते हुए जा रहे थे, ये दो शहर। एक तो जहाँ से ये निकाली गई वराहमिहिर जी ने, जहाँ से ये निकाली, एक तो वो, दूसरा माहिष्मती। इन दो शहरों से होती हुई ये लाइन जाती थी। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है भाई, आगे पढ़ें। उज्जैनी प्रमुख यामी उत्तर का प्राचीन खगोल विद्या में उपयोग किया जाता था। मतलब पहले जब खगोल से रिलेटेड कोई भी किया जाता था ना, कोई भी खोज की जाती थी, ठीक है, तो उज्जैन को ही यूज किया जाता था, उज्जैन जगह को ही। व्रत से अंकित किए गए नगरों को इसमें दिखाया गया है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखा दिया। आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। ये आपको ग्रिड दिखा रखा है इस मैप में, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस आपको ग्रिड देखना है कि कैसे जो ये लाइनें जा रही है ना, 30 डिग्री जा रही है, ये 20 डिग्री जा रही है, इससे पहले 10 डिग्री भी जा रही है, ठीक है। ये जो लाइनें जा रही हैं, छोटा करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखो ये लाइनें जा रही है ना, ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये जो छोटे छोटे से स्क्वायर आपको दिख रहे हैं, यही तो ग्रिड है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं ये यहाँ पर मिल रही हैं, ये जो लाइनें क्या कर रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं, ये रही यहाँ पर। कोई भी ये जो लाइन है जहाँ पर भी मिलती है ना, हम उसी को डिनोट करते हैं कि ये प्लेस इस जगह पर है, ये इस जगह पर है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, अब ये भी हो गया। आगे चले नेक्स्ट पेज पर, ये आपको समझा दी मैंने। समय क्षेत्र ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी टाइम जोन को समझना, टाइम को निकालना। कैसे आप समझोगे कि भाई टाइम इतना हो गया है, ठीक है। टाइम को कैसे बनाया गया, पहले तो कोई टाइम नहीं हुआ करता था, कोई सुबह उठ रहा है, रात को उठ रहा है कि भाई आप कितने बजे, अगर पुराने समय पे कोई कहता था कि भाई आप कितने बजे उठे, तो वो कैसे टाइम बताएगा, टाइम तो था ही नहीं। तो टाइम को कैसे बनाया गया है, कैसे वो निकाला गया है, उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। देखो समय क्षेत्र, टाइम जोन को समझना। ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। जैसे ये ग्लोब है, ये बना दी मैंने ग्लोब, आप ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा रहे हो, ठीक है। फिर पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि हमारी अर्थ जो है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ऐसे, ठीक है। ये है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना, ये पश्चिम है, इधर वाला हिस्सा पश्चिम है और इधर वाला पूर्व है, ये ठीक है, ये है पूर्व और ये है पश्चिम, ठीक है। पूर्व है, ये पश्चिम है। अब ये पश्चिम से पूर्व ऐसे घूमती जा रही है हमारी ग्लोब, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। हमारा ग्रह क्या करता है, अपनी धुरी पर, यानी कि हमारा ग्रह यानी अर्थ ही अपनी धुरी पर ऐसे गोल गोल घूमता जा रहा है। प्रत्येक घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। 1 घंटे में ये पूरा एक चक्कर, मतलब यहाँ से पूर्व के इस पॉइंट से शुरू किया ना, तो घूम कर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा इसको।
ठीक है। इसका अर्थ है प्रति घंटे 15 डिग्री घूमना, यानी कि 15 डिग्री, एक घंटे में ये कितना घूम लेता है 15 डिग्री, यानी कि 15 गुणा 24, 24 घंटे में कितना घूम लेगा पूरा 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल कितने का होता है, सर्कल 360 डिग्री का होता है। जब एक घंटे में 15 डिग्री घूम रहा है, ठीक है, तो फिर 24 घंटे में कितना घूमेगा 360 डिग्री पूरा घूम लेगा, ठीक है। अब प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के याम्योत्तर को अंकित कीजिए। प्रत्येक 15 डिग्री पर हमें देशांतर को अंकित करना है। आगे दिखाया गया है, मैं इसमें लिख के नहीं बता रही हूँ इसलिए क्योंकि आगे दिया है, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। मुख्य याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए हम 0 डिग्री, 15, 30, 45 प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार 15 डिग्री जोड़ते हुए 180 डिग्री पूर्व तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। देखो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये रहा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ना, ये जो रेखाएं जा रही हैं देशांतर रेखाएं, तो ये ना 15 डिग्री यहाँ से यहाँ तक घूमता है ना, तो ये 15 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री, ठीक है, एक घंटे में 15 डिग्री इतना घूम जाती है हमारी अर्थ, एक घंटे में 15 डिग्री। तो ऐसे 15 डिग्री करते हुए 180 डिग्री पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। पूरा पीछे तक ऐसे घूमकर, ऐसे गोली तो घूमेगी यूं करके। ये तो हमने एक फ्लैट सरफेस पे दिखा दिया आपको। फ्लैट मतलब एक चपटा कागज, जैसे अभी ऑरेंज के छिलके बताए थे ना, ऐसे सीधे कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चपटा कर दिया हमने कागज को। अगर हम इसको अर्थ पे चिपका दें, इस कागज को गोल कर दें, एकदम ऐसे चिपका दें अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो ये 15 डिग्री करते करते इधर का 180 डिग्री पूरा हो जाएगा, ठीक है, पूर्व का, और उधर का पश्चिम का भी 180 डिग्री पूरा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना? इधर का 180 डिग्री पूरा हो जाएगा और इधर का 180 डिग्री पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 डिग्री चल रही है, इधर फिर 15 डिग्री चल रही है, इधर फिर 15 डिग्री, एक घंटे में 15 डिग्री चल रही है और पूरे 180 डिग्री इधर के कंप्लीट कर देती है, क्योंकि ये ग्रिड जो है ना पीछे तक है। मानो कि आगे की ग्रिड आपको दिख रही है, लेकिन ये पीछे भी तो है भाई, क्योंकि ये तो एक फ्लैट सरफेस पर मैंने बना रखा है। अगर मैं ग्लोब दिखाऊं आपको तो पीछे की ग्रिड भी, तो पीछे की लाइनें भी तो आपको दिखाई देंगी। तो 15 डिग्री, 180 लाइनें है ना, तो पीछे की लाइन तक जाएंगी, और इधर भी 15 डिग्री, इधर भी एक घंटे के गैप में आगे को, ठीक है, पीछे की तरफ जाएंगी। तो ये पश्चिम की तरफ भी जाएंगी और पूर्व की तरफ भी एक घंटा, तो 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे मध्याह्न है, मैंने बताई थी बीच की जो लाइन होती है वो ग्रीनविच लाइन होती है। अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं ना ग्रीनविच पर, ये ग्रीनविच है, 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, 0 डिग्री है ये। तो अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं दोपहर के, ठीक है, ये 12 लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री याम्योत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता है, ठीक है। तो प्रत्येक 15 डिग्री आगे जो है 1 घंटा जुड़ता चला जाएगा आगे की ओर, बता दिया मैंने आपको ये, ठीक है। 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर 1 बजे और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है टाइम, ठीक है, ये बता दिया मैंने। यहाँ पर ये प्रधान मध्याह्न रेखा है, बीच वाली मध्याह्न लिखा है ना, तो यहाँ से अगर आगे की ओर चलते जाएंगे तो 1 घंटा जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पीछे कितने घंटे जुड़ जाएंगे, 12 घंटे इधर और 12 घंटे इधर, ठीक है। क्योंकि 180 डिग्री लाइन है ना, 180 को 15 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 12 ही तो आएगा। ये 180 है, 180 को भाग कर दो आप 15 से, 15 डिग्री घूम रही है ना 1 घंटे में, और इधर भी 180 लाइन है, इधर भी 180 लाइन है, तो इससे से भाग कर दोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। काट लेना इसे, काटोगे तो 12 आएगा। तो 12 घंटे इधर के हो गए, इधर 12 घंटा घूम रही है, इधर 12, फिर घूमकर फिर 12 घंटा इधर को आ रही, तो पूरे 24 घंटे में पूरा एक सर्कल पूरा कर दे रही है, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ तक। लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत होता है। अगर पश्चिम की ओर जाते हैं तो इसके विपरीत होता है, हाँ। लेकिन इधर जो है ना टाइम घटता है, इधर की तरफ जाते हैं तो टाइम घटता है, और इधर की तरफ जाते हैं तो टाइम क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि भाई ये प्रधान मानक रेखा है भाई, इधर की ओर जाएंगे तो 1 घंटा प्लस हो जाएगा, और इधर की ओर जाएंगे तो 1 घंटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 12 में से, ठीक है। इधर के जितने एरिया होंगे ना तो उसमें कम समय हो रहा होगा, और इधर के जितने एरियाज होंगे उसमें ज्यादा समय हो रहा होगा, ठीक है। ये है
तो चलो भाई आगे चलते हैं। ये हो गया आपका टाइम जोन को निकालना, समझना। ये हो गया। आइए पता लगाएं। एक ढलती दोपहर में दो मित्र हैं, आइए पता लगाएं। एक ढलती दोपहर में दो मित्र एक पोरबंदर यानी गुजरात में है। आपको पता है गुजरात तो हमारे भारत के इस पॉइंट पर है, ठीक है। दो दोस्त हैं, ये मैंने बना दिया अपना भारत। भाई देखो माउस से तो ऐसा ही भारत बनेगा, ठीक है। ये माउस से बना दिया फिर भी मैंने ये, ठीक है। जैसा भी बन गया समझ जाना, ठीक है। एक दोस्त तो भाई गुजरात में, पोरबंदर के गुजरात में, ठीक है। दूसरा तिनसुकिया असम, इधर असम में, दूसरा इधर असम में बैठा है, ठीक है। और एक इधर पोरबंदर गुजरात में बैठा है। दो दोस्त हैं, दोनों बैठकर फोन पे बात कर रहे हैं। तिनसुकिया वाला मित्र कहता है, या असम वाला ये कहता है कि असम में तो भाई सूर्यास्त हो गया है और अब अंधेरा है। जबकि पोरबंदर वाला मित्र चकित होकर कहता है कि लेकिन यहाँ तो अभी भी दिन है भाई, ऐसा कैसे, बताइए कि ऐसा क्यों है। और कक्षा की एक गतिविधि के रूप में इन दो शहरों के बीच स्थानीय समय के अंतर की गणना कीजिए। पोरबंदर और तिनसुकिया के बीच 30 डिग्री के अंतर पर विचार कीजिए। इसके बाद आप उचित मान प्राप्त कर सकते हैं। भाई देखो जब भी अर्थ घूमती है ना, ऐसे करके गोल गोल घूम कर आती है, गोल गोल घूम कर आती है, ठीक है। तो मान लो अगर यहाँ पर सन है, ठीक है। अब यहाँ पर था असम, ठीक है। ये हमारा भारत मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगी इसमें ताकि आप समझ सको। इधर असम था और इधर था पोरबंदर गुजरात, ठीक है। आप ना इसमें थोड़ा बड़ा समझना है। ये जो मैंने चतुर्भुज बना दिया ना चौकोर, ये क्या है कि ये हमारा भारत है, ये असम था और ये था पोरबंदर भारत पे। अब देखो घूमकर अर्थ ऐसे करके घूमकर आ रही है, गोल गोल ऐसे घूमती हुई आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, असम वाला क्षेत्र आएगा ना, ठीक है। यहाँ पर दिन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लोग ब्रश करेंगे जो भी है, और यहाँ पर जो है कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद दिन निकलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग अभी सो ही रहे हैं, ठीक है। जब ये वाला घूमकर इधर सन के आगे आएगा ना, ये सन की रोशनी पड़ रही है इस पे, ठीक है। इस तरीके से जब इधर वाला क्षेत्र इस पर आएगा ना, तब जाकर यहाँ पर दिन निकलेगा। इसी तरीके से रात में, रात का भी होता है, ठीक है। रात भी पहले इधर ही होगी, ठीक है, और फिर बाद में इधर होगी, ठीक है। इस तरीके से तो इनमें ना 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि 30 डिग्री यहाँ पर 30 डिग्री देशांतर है। इनका गैप क्या है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री है तो 2 घंटे में नापा गया है, क्योंकि 15 डिग्री घूमती है ना भाई हमारी अर्थ, ठीक है। 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है, तो 2 घंटे में यहाँ से यहाँ तक घूम जाएगी। 2 घंटे पहले यहाँ पर समय हो गया, जो भी है 2 घंटे पहले यहाँ पर लोग जग गए, अपना काम वाम करने लगे। इधर के लोग 2 घंटे बाद जगे। तो ना हमने इन अंतर को वो करने के लिए ना, इस गैप को बराबर करने के लिए ना, एक और हमारा अलग टाइम जोन है। एक तो यामी उत्तर था, वो तो इंटरनेशनल टाइम जोन है जो कि लंदन ने बनाया है। एक हमारा भारत का है जो कि इलाहाबाद के यूपी इलाहाबाद में नैनी एक जगह का नाम है, प्रयागराज, वहां से एक लाइन होकर गुजरती है। तो अगर 6 बजे है ना वहां पर, इस जो लाइन पर 6 बजे है ना, तो यहाँ के लोगों के लिए भी 6 बज रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए भी 6 बज रहे हैं। चाहे यहाँ रात हो रही हो और चाहे यहाँ दिन हो रहा हो, लेकिन बज तो 6 ही रहे हैं, ठीक है। बेशक से वो कहेगा कि भाई यहाँ तो दिन है अभी, और वो कह रहा है अच्छा यहाँ दिन है, यहाँ रात कैसे हो गई। भाई बेशक रात हो रही हो, क्योंकि भाई अर्थ जो है रोटेट कर रही है, घूम रही है। घूमकर जब तक वहां आएगी ना, तब वहां पर रात होगी, क्योंकि अभी वहां पर दिन है। वो घूमकर वहां तक आएगी, तब वहां पर रात होगी। जो पहले क्षेत्र आ गया वहां पर तो रात हो गई, पर वो घूमकर आगे चला गया। दूसरा क्षेत्र जब आएगा ना, गुजरात वाला बाद में यहाँ पर आएगा, तो गुजरात में बाद में रात होगी, ठीक है। तो समझे, इस तरीके से हमारा भी एक अलग टाइम जोन है, तो वो जो कि यूपी में है। तो इस गैप को हमने भी, अपने इस गैप को, 30 डिग्री के गैप को बराबर किया, मतलब कि टाइम इसका हमने भी बांटा है, ताकि एक ही टाइम पर 2 लोग बात करें तो वो कहे हाँ भाई टाइम सेम हो रहा है, बेशक से रात हो चाहे दिन हो, उससे हमें कोई वो नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो ये थी तिनसुकिया और पोरबंदर के बीच के 30 डिग्री देशांतर की बात, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दी है। अब आगे चलते हैं। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना।
कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर समझने को मिल रही है। भाई टाइम कैसे निकाला जाता है हमने बता दिया, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको अच्छी अच्छी समझाई है इसमें। 2 मित्र के बारे में बता दिया, गुजरात में दिन हो रहा है, वहां रात हो रही है, ठीक है। बहुत मजा आया इसमें। इस विधि का पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में उपयोग किया जाता है। तो ये जो विधि है ना, 2 दोस्तों के बीच की जो भी है, स्थानीय समय, जो स्थान का समय है ना, उसकी गणना करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जो मैंने 30 डिग्री देशांतर बताया ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी बताई थी आपको, ठीक है। ये जो बीच की दूरी थी ना, यहाँ से इन दोनों दोस्तों के, असम और गुजरात के बीच की दूरी, और इसके बीच में गैप कितना था, 30 डिग्री का। इस 30 डिग्री को कैसे बांटा हमने, 15 डिग्री इधर को बांट दिया और 15 डिग्री इधर बांट दिया, ठीक है। और तब हमने एक बीच का टाइम ले लिया। इस टाइम पर जो है पूरे उस पर भारत में जो है क्या बजेंगे, 6 बजेंगे, ठीक है। वो 12 बजेंगे, जो भी टाइम होगा एक एक्यूरेट टाइम होगा, एक ही समय वो पूरे भारत में होगा। तो एक जगह ले ली जाती है कि इस जगह से ये टाइम निर्धारित किया जाएगा। इसके इधर के जो है माइनस होंगे और इधर के क्या होंगे, प्लस होंगे, ठीक है। लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगी। ये बहुत सारे देशों में उचित नहीं होगी। इसी कारण अधिक देश ने उनके मध्य से गुजरने वाले याम्योत्तर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, हमारे भारत ने अपना बना रखा है, ऐसे और भी देशों ने अपनी अलग मानक याम्योत्तर, मतलब इंग्लैंड वाली तो है ही, ठीक है, जो ग्रीनविच है वो तो है ही, लेकिन अपने देश को, क्योंकि बड़े बड़े देश है ना, तो उनका भी टाइम अलग होता है, अलग समय उन्होंने भी अपना निर्धारित कर रखा है, क्योंकि उन्होंने एक अपनी याम्योत्तर लाइन बना रखी है, ठीक है। भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST, इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। ग्रीनविच, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम या GMT भी कहा जाता है, पर स्थानीय समय से 5.5 मिनट आगे है। जो स्थानीय समय है ना, उससे 5.5 मिनट आगे है। हमारे स्थानीय समय से 5.5 मिनट आगे है GMT, यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अगर GMT पर 12 बज रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ कितने बज रहे हैं, 5.5, ठीक है। कितने बज रहे हैं, 5.5, ठीक है। वो 5.5 घंटे आगे है हमसे, ठीक है, ठीक है। वहां 1 बज रहे हैं तो यहाँ 6:30 बज रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमसे 5.5 घंटे क्या है, आगे है। चलो भाई आगे चलते हैं। इस तरीके से टाइम निकाला जाता है। गुजरात और असम में बैठे 2 मित्र पुनः चर्चा करते हैं। इस उदाहरण का उपयोग स्थानीय समय और मानक समय के अंतर को स्पष्ट करने के लिए कीजिए, जो कि मैंने बता दिया है अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। यह सभी मानक समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं, जो ग्राफ में 15 डिग्री के चित्र का व्यापक रूप से पालन करते हैं। यदि पृष्ठ 21 पर दिए गए विश्व मानचित्र चित्र पर विचार करें तो हम देख पाएंगे कि समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतः सीधी नहीं होती हैं। जो टाइम लाइन को विभाजित करने वाली रेखाएं हैं वो पूरी सीधी नहीं होती हैं।